नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम बात करेंगे आज शीत युद्ध के दौर के बारे में। तो हम इस अध्याय को नोट्स के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की घटनाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसकी समयावधि क्या थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो समयावधि थी ये 1914 से शुरू हुआ था और 1918 तक लड़ा गया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध की यदि हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसकी समयावधि थी 1939 से लेकर 1945 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की आपको समयावधि पता होनी चाहिए। फिर जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं उस पुस्तक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। और इस समकालीन विश्व राजनीति के विषय की यदि हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की जो वैश्विक घटनाएं हुई है उन सब का अध्ययन इसी समकालीन विश्व राजनीति के अंदर किया जाता है। ठीक, तो हम बात करेंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो दो गुटों के बीच लड़ा गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो गुट थे, एक गुट था मित्र राष्ट्र। इस मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? सोवियत संघ शामिल था, फ्रांस शामिल था और ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर धुरी राष्ट्र की यदि हम बात करें तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। फिर आगे यदि हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों का उदय होता है, जिसमें पहली महाशक्ति होती है पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा जो होता है वो साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला सोवियत संघ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इन दोनों महाशक्तियों ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए जितने भी जो छोटे छोटे देश थे उन देशों के साथ में संधियां शुरू की। तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां की। अब ये जो संधियां थी वो सैन्य संधि संगठन थे। तो हम बात करते हैं अमेरिका ने कौन से सैन्य संधि संगठन किए और सोवियत संघ ने कौन से संधि संगठन किए। तो अब हम बात करेंगे सैन्य संधि संगठन। तो अमेरिका के द्वारा सैन्य संधि संगठन की बात करें तो अमेरिका ने 3 सैन्य संधि संगठन किए। नंबर 1 नाटो, नंबर 2 सीएटो, नंबर 3 सेंटो। और सोवियत संघ ने जो अपना संधि संगठन बनाया था उसमें से उसने एक किया और वो है वार्सा पैक्ट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका का जो सैन्य संधि संगठन है नाटो। नाटो का जो पूरा नाम है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी जो स्थापना है वो अप्रैल 1949 में हुई थी। फिर हम बात करते हैं अमेरिका के द्वारा जो दूसरा सैन्य संधि संगठन किया गया वो था सीएटो, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। सीएटो का पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, जिसकी स्थापना कब होती है? 1954 के अंदर। फिर हम बात करते हैं सेंटो। सेंटो का पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। ठीक, तो नाटो स्थापित हुआ 1949 में, सीएटो स्थापित हुआ 1954 में और सेंटो स्थापित हुआ 1955 में। ये जो तीनों संगठन हैं वो तीनों सैन्य संधि संगठन ये अमेरिका के द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक, इसी प्रकार सोवियत संघ ने एक सैन्य संधि संगठन बनाया था। पोलैंड की राजधानी वार्सा के अंदर सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा रखने वाले जितने भी जो देश थे उनको इकट्ठा करके 1955 में एक समझौता किया और उसको नाम रखा वार्सा पैक्ट। ये कब हुआ? 1955 के अंदर। ठीक, फिर यदि हम बात आगे करें तो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ में रखना चाहती थी। तो महाशक्तियों का ये उद्देश्य था कि यदि छोटे देश उनके साथ में रहेंगे तो उन्हें कई प्रकार के फायदे मिलेंगे। क्लियर? तो अब हम आगे बात करें तो छोटे देश भी महाशक्तियों को सुरक्षा
हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से ये जुड़े रहना चाहते थे। जो छोटे देश भी सुरक्षा की दृष्टि से, हथियार की दृष्टि से और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं या शीत युद्ध कहा जा सकता है। मित्रों, हम आपको बता दें कि शीत युद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है उसे हम वाक युद्ध या ये कह सकते हैं विचारों की लड़ाई। तो दो महाशक्तियों के बीच में जो विचारों की लड़ाई थी वही आपके शीत युद्ध है। क्लियर? इसमें रक्त रंजित युद्ध न होकर इसमें सिर्फ विचारों के माध्यम से, विचारधाराओं के माध्यम से जो युद्ध लड़ा जाता है उसी युद्ध को हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट है कि महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ थे। तो यदि हम बात करें महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या क्या लाभ थे। नंबर 1, छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना। नंबर 2, सैन्य ठिकाने स्थापित करना। महाशक्तियाँ उन छोटे देशों को अपने साथ में रखकर उन छोटे देशों के अंदर अपने सैन्य ठिकाने स्थापित कर सकती थी। आर्थिक सहायता प्राप्त करना और भू क्षेत्र, ताकि महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन उन छोटे देशों से कर सके। तो इन 4 मुख्य कारणों के कारण महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या हुए फायदे, क्या थे, लाभ थे या फायदे थे। क्लियर? तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे की बात करें तो सबसे पहले बात करें तो बर्लिन की नाकेबंदी जो 1948 में हुई थी। तो बर्लिन की नाकेबंदी शीत युद्ध के दायरे के अंदर आती है। फिर 1950 में जो कोरियाई संकट हुआ था वो भी शीत युद्ध के दायरे में आता है। फिर 1954 से लेकर 1975 तक वियतनाम में जो अमेरिका का हस्तक्षेप था वो भी शीत युद्ध के दायरे के अंदर आता है। और उसी प्रकार 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का क्या था, हस्तक्षेप हुआ था, वो भी इसी शीत युद्ध के दायरे में आता है। और 1962 का जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो भी शीत युद्ध के दायरे के अंदर आता है। तो ये जो 5 पॉइंट है वो शीत युद्ध के दायरे में ही आते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के दायरे को विस्तृत रूप से बताइए। तो आप इन 5 बिंदुओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमने की थी 1948 में जो बर्लिन की नाकेबंदी हुई वो, 1950 का कोरियाई संकट, 1954 से लेकर 1975 तक वियतनाम में जो अमेरिका का हस्तक्षेप था वो, फिर 1956 में हंगरी के अंदर जो सोवियत संघ का हस्तक्षेप था वो, और 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था वो। तो ये जो 5 पॉइंट है वो शीत युद्ध के दायरे के अंदर आते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं हम जो 2 ध्रुवीयता थी उसको चुनौती किसने दी। तो 2 ध्रुवीयता को चुनौती एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था और वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। तो जो एशिया और अफ्रीका के जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए तीसरा विकल्प चुना और तीसरा विकल्प उनके सामने था गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन है वो 1961 में बेलग्रेड के अंदर हुआ था और बेलग्रेड उस समय यूगोस्लाविया की क्या थी, राजधानी थी, सर्बिया की राजधानी कह सकते हैं जिसको, यूगोस्लाविया का दूसरा नाम सर्बिया भी था। तो यूगोस्लाविया की राजधानी थी, वहाँ पर ये पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 1961 बेलग्रेड के अंदर। तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के अंदर 1961 में हुआ। इस सम्मेलन की जो नींव है तो उसकी बात करें तो जिसकी नींव 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई और जो एफ्रो एशियाई सम्मेलन था वो इंडोनेशिया के बाडुंग शहर में आयोजित हुआ था, इसलिए इस एफ्रो एशियाई सम्मेलन को हम बाडुंग सम्मेलन भी कह सकते हैं। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश की बात करें तो उसके जो देश के जो नेता थे उन देशों की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करें हमारा भारत। भारत से कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र से थे गमाल अब्दुल नासिर जिसे हम कर्नल नासिर भी कह सकते हैं। फिर इंडोनेशिया से थे सुकर्णो, ठीक।
आगे यदि हम बात करें तो युगोस्लाविया से मार्शल टीटो और गाना से थे नेता वामे एनक्रुमा। तो ये जो 5 राष्ट्राध्यक्ष थे, इन पांचों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, इसलिए इन पांचों को गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कहा जाता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, आगे यदि हम बात करें 70वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला को मार्गारिता द्वीप में सितंबर 2016 को किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की जो संख्या है वो 120 है। साथ ही साथ वर्तमान में इसके 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक है। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिमी एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। जो 70वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो वेनेजुएला के अंदर हुआ था, और वेनेजुएला का भी कौन सा द्वीप था? मार्गारिता द्वीप, वहाँ पर सितंबर 2016 में इसका आयोजन हुआ था। और इसके वर्तमान सदस्यों की यदि हम बात करें तो इसमें 120 सदस्य है। ठीक है, और इसके 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक है। और इसके अंदर जो निम्नलिखित इन मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। आगे यदि हम बात करें नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसे हम NIEO भी कहते हैं, 1972 में UNO के व्यापार एवं विकास सम्मेलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण न हो सके। तो ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो थी, वो जितने भी जो राष्ट्र एशिया और अफ्रीका के थे, जो नए नए स्वतंत्र हुए थे उस समय, तो उनके लिए ये थी ताकि वो जो देश है वो वापस किसी देश का गुलाम नहीं बन सके और उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, जिसे हम कह सकते हैं विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। ठीक, आगे देखिए भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध के अंदर भारत की क्या भूमिका थी उसकी बात करें तो शीत युद्ध के दौरान भारत ने 9 स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया तथा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा किया, और दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को भी दूर करने का भारत ने प्रयास किया। तो हम भारत और शीत युद्ध की बात करें तो भारत ने जो जितने भी जो 9 स्वतंत्र देश थे, चाहे वो एशिया के हो चाहे वो अफ्रीका के हो, तो उनका नेतृत्व करने का काम भी शीत युद्ध के दौरान किया, और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का काम भी हमारे भारत ने किया। और साथ ही साथ जो दोनों महाशक्तियाँ थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के मतभेदों को भी दूर करने का प्रयास किया। क्लियर? आगे यदि हम बात करें शस्त्र नियंत्रण संधियाँ, तो उन संधियों की बात करें तो पहली संधि है LTBT, जिसे हम सीमित परमाणु परीक्षण संधि भी कह सकते हैं। ये संधि 5 अगस्त 1963 को हुई थी। साल्ट, जिसे सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता 1 और वार्ता 2, वार्ता 1 26 मई 1972 को हुई थी, और वार्ता जो 2 है वो 18 जून 1972 को हुई। स्टार्ट, जिसे कह सकते हैं सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि, ये भी संधि 1 और संधि 2, संधि 1 जो हुई थी वो 31 जुलाई 1991 को हुई, और संधि जो 2 है वो 3 जुलाई 1993 को हुई है। ठीक है, तो इन तारीखों को आप थोड़ा किताब के अंदर और मिला लें, कुछ जगह पर थोड़ा अलग दे रखा है, लेकिन ये आपके सामने जो जानकारी दी जा रही है वो ऑथेंटिक जानकारी है। अगला है हमारा NPT, जिसे हम कह सकते हैं परमाणु अप्रसार संधि, जो 1 जुलाई 1968 को हुई थी। इस संधि के अनुसार यदि बात करें तो 5 परमाणु संपन्न जो देश थे वो देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, अन्य देश नहीं। तो ये NPT है, परमाणु अप्रसार संधि, जो 1 जुलाई 1968 को हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस प्रकार हमने मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर ली है इस पार्ट के अंदर। अब कुछ एक जो टॉपिक रह चुके हैं उन टॉपिक को हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।